Good morning students. Today is our topic related to Italy unified. It means unification of Italy. Okay. तो यहाँ पे इटली की यूनिफिकेशन से पहले मैं यूरोप के मैप में आपको यहाँ पे इटली जो है कंट्री वो आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। आज हम इसी इटली कंट्री के यूनिफिकेशन की स्टडी जो है वो करेंगे। ओके तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली, तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आपका द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली आज कर लिया जाता है, या पर्टिकुलर जो कैरेक्टर इस यूनिफिकेशन में हेल्प करते हैं उनसे रिगार्डिंग सेपरेट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उनके कैरेक्टर के बारे में पूछ लिया जाता है, या फिर उनकी जो रोल है। इट मीन्स आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट और या फिर थ्रू जो भी पर्सन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनके माध्यम से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके तो यहाँ पे सबसे पहले इटली की हम जो है कंडीशन जाने कि यूनिफिकेशन करते समय उनमें क्या क्या प्रॉब्लम थी। तो मिड 19th सेंचुरी की बात है। यहाँ पे जो इटली का यूनिफिकेशन है 1859 में शुरू होता है और 1870 तक जाकर वो कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पे वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको एक्सप्लेन की गई है कि यहाँ पे अगर इटली की यूनिफिकेशन की बात जब शुरू होती है तो क्या वहाँ पे कंबाइन स्टेट वो मिलेगा हमें? नहीं। जर्मनी के जैसे इटली भी छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड था, लेकिन यहाँ पे इटली जर्मनी जितना यहाँ पे लार्ज नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, सिर्फ 7 स्टेट में ही वो डिवाइडेड था। ओके और अगर हर स्टेट की यहाँ पे बात करें कि क्या हर एक स्टेट पर रूलर सेम था, तो वो नहीं है। यहाँ अगर इसकी बात करें इस मैप में, तो यहाँ पे ये सर्डिनिया पिडमाउंट है, जहाँ पे सिर्फ इटालियन प्रिंसली हाउस ही रूल करता था। इट मीन्स इटली का जो राजवंश था वो यहाँ पे रूल करता था। ओके अगर सेंटर की बात करें, पेपल स्टेट की बात करें, तो वो पॉप के द्वारा जो है रूल किया जाता था, पॉप के अंडर में था। ठीक है, और यहाँ पे ही यहाँ जो रोम है वो यहीं पे है। एंड नॉर्थ वाज रूल्ड बाय ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग। इसका जो नॉर्थ पार्ट जो है ये ऑस्ट्रिया यहाँ इसके साथ सटा हुआ है, तो ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग एम्पायर जो है वो इसके साथ सटा हुआ था, तो वो यहाँ पे ये पार्ट उसके कंट्रोल में था। और अगर इसके साउथ की बात करें तो यहाँ पे बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के जो बर्बन डायनेस्टी के जो रूलर थे, ओके वो यहाँ पे रूल करते थे। तो यहाँ पे किसी भी तरह से हम नहीं बोल सकते कि इस 7 जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर जो किसी एक रूलर का रूल हो। और लैंग्वेज के बात यहाँ पे करूँ तो लैंग्वेज भी यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज यूज किया जा रहा था, और इटालियन कोई कॉमन लैंग्वेज वहाँ पे नहीं था। तो ये सारी कंडीशन उस समय किसकी थी? इटली की, जब उसको यूनिफिकेशन की प्रोसेस शुरू होती है तब। अब कौन से 4 ऐसे पर्सन हैं जो इसके यूनिफिकेशन में हेल्प करते हैं? तो यहाँ पे देखिए यूनिफिकेशन में जो फर्स्ट है वो जिउसेप्पे मैज़नी है, सेकंड जो है वो कावूर है, और थर्ड है आपका जिउसेप्पे गैरिबाल्डी, और फोर्थ यहाँ का जो रूलर था किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड जो है वो विक्टर यहाँ का किंग था। ओके तो उसने भी यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली है इसके यूनिफिकेशन की। तो सबसे पहले हम जिउसेप्पे मैज़नी की स्टडी करेंगे। यहाँ पे इटली के यूनिफिकेशन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टार्टिंग जिसने पर्सन ने की है वो है जिउसेप्पे मैज़नी 1807 में जिसका बर्थ हुआ था जिनेवा। और दूसरा ये है कि ये जो पर्सन है ये एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था who played an important role in the promoting the idea of unification of Italian state।
और हमने जैसे जीएसपी मैगजीन का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि एज ऑफ 24 उसने जो है एग्जाइल कर दिया गया था। क्यों एग्जाइल किया गया था? क्योंकि लिगुरिया के अंदर उसने रेवोल्यूशन किया था और उस रेवोल्यूशन को दबा दिया गया। इट मीन्स उसके द्वारा 2 रेवोल्यूशन शुरू हुए थे, 1831 और 1848 के जो रेवोल्यूशन थे वो पूरी तरह से फेल हो गए थे और उसको दबा दिया था विक्टर इमैनुअल सेकेंड ने। अब उसने इस दौरान एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी, वो थी यंग इटली। वो बहुत ही मतलब पोएट था, थिंकर था और एक रेवोल्यूशनरी तो वो था ही। तो ये सारी चीजें उसने प्रोग्राम जो है एक अपना प्रोग्राम के साथ स्टेप बाय स्टेप उसने ये शुरू किया था। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि स्टार्ट उसने किया था लेकिन यहाँ उसे सक्सेस नहीं मिली है। जब वो इंग्लैंड, फ्रांस इन सब में वो घूम रहा था तो उसने अपने वर्क को नहीं छोड़ा। कंटिन्यू राइटिंग आर्टिकल्स एड्रेसिंग एंड इंस्पायरिंग द कंट्रीमैन। लोगों को इंस्पायर कर रहा था, यही उसका था कि वो शांत नहीं बैठने वाला था। ये पर्सन अगर उसको वहां से हटा भी दिया गया तो अपनी राइटिंग के थ्रू ये लोगों को मोटिवेट करता रहा। ओके, तो यहाँ पे जीएसपी मैगजीन का जो वर्क है वो इतना है कि उसने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, उसने रेवोल्यूशन शुरू किया था। लिगुरिया के अंदर जो रेवोल्यूशन और 1848 का जो रेवोल्यूशन था वो उसने शुरू किया था जो फेल हो गया था। ठीक है, और ये फेल किसने किया था? विक्टर इमैनुअल सेकंड ने इसे फेल किया था। अब विक्टर इमैनुअल सेकंड था, उसने लोगों की डिमांड को देख लिया कि लोग यूनिफिकेशन चाहते हैं, तो उसने ये कहा कि चलो इस यूनिफिकेशन को मैं करवाता हूँ। तो उसने यूनिफिकेशन को वार के थ्रू करवाया। तो यहाँ पे इटली और जर्मनी दोनों में हमने बोला है कि आर्मी के बेसिस पे यूनिफिकेशन हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो विक्टर इमैनुअल सेकंड यूनिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। क्यों? क्योंकि उसका मानना है कि अगर इटली का यूनिफिकेशन कर दिया जाए और अगर ऐसा होता है तो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा, साथ ही उसके अदर जितने भी स्टेट है उसके ऊपर वो जो है वो डोमिनेट हो जाएगा, हावी हो जाएगा। तो यहाँ पे जीएसपी मैगजीन का इंट्रोडक्शन हुआ, उसका वर्क हुआ। वर्क रिगार्डिंग यहाँ पे इतना कुछ ज्यादा मेंशन नहीं है, सिर्फ उसके 2 रेवोल्यूशन, उसके सीक्रेट सोसाइटी और जो भी उसने प्रोग्राम शुरू किया है वो प्रोग्राम एक बोल सकते हैं योजनाबद्ध तरीके से ये वर्क हुआ है। ओके, सेकंड जो इम्पोर्टेंट पर्सन है यहाँ का चीफ मिनिस्टर काबूर है। ओके, who lead the movement to unify the region of the Italy was neither revolutionary not a democratic. ओके, वेल्दी पर्सन था, एजुकेटेड था। ओके, लेकिन ये इटली के कंपैरिजन में फ्रेंच बहुत अच्छा बोलता था। और इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ये था कि इसने फ्रांस के साथ एक बोल सकते हैं टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस, जो उसने कूटनीतिज्ञ चाल या फ्रांस के साथ जो साठगांठ की थी, उसका रिजल्ट ये हुआ कि सर्डेनिया पिडमाउंट जो है वो ऑस्ट्रियन फोर्स को डिफीट करने में सक्सेस रहा। ओके, और बहुत सारे इसका यही है कि इसने बहुत ज्यादा जो है वो रेगुलर ट्रुप्स में इन्वॉल्व रहा था। ओके, अब थर्ड पर्सन जो है वो है ज्यूसेपी गैरिबाल्डी। ज्यूसेपी गैरिबाल्डी जो था उसने बहुत सारे यहाँ पे आर्मी को लेकर मार्च किए हैं, अटैक किए हैं और यहाँ पे जो किंगडम ऑफ सिसिली जो है उसको उसने अपने एफर्ट से हम बोल सकते हैं, वहाँ के जो लोकल पीजेंट्स है उनका सपोर्ट उसे मिला है और जिसके कारण वहाँ का वो इस एरिया को जो है इटली के साथ इंक्लूड या इटली के साथ जोड़ने में सफल रहा। ओके, और यहाँ पे एक और है कि जो रोम था, ओके, रोम जो पोप के द्वारा कंट्रोल था, उस
एरिया को भी इसकी मदद से ही हम बोल सकते हैं कि इटली से जोड़ा गया था। फाइनली एक यही एरिया था, यही बाकी था जो इटली के पूरे यूनिफिकेशन को होने में रोक रहा था। तो यहाँ पोप के द्वारा कंट्रोल था ये एरिया, ओके। और फ्रांस जो था, फ्रांस का यहाँ पे फ्रांस की जो आर्मी है उन्होंने गैरिबाल्डी की ट्रुप को हरा दिया था। लेकिन जब फ्रांस को यहाँ पे प्रूशिया के साथ उसको सामना करना था तो उसने अपनी सेना यहाँ से हटा ली थी, और जिसका फायदा गैरिबाल्डी ने उठाया और इस लास्ट पार्ट को उसने यूनिफाई किया और इटली के साथ जो है वो जोड़ा। तो यहाँ पे इटली के यूनिफिकेशन से हमें 4 इम्पॉर्टेंट नेम हमारे पास आते हैं। फर्स्ट जियुसेप्पे मैज़िनी, सेकंड किंग विक्टर इमैनुएल सेकंड, चीफ मिनिस्टर कावूर, एंड फोर्थ इज जियुसेप्पे गैरिबाल्डी। और लास्ट में जो है 1861 विक्टर इमैनुएल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। तो यहाँ पे इसका ये यूनिफिकेशन जो है वो होता है, लेकिन ये वाला हिस्सा बहुत समय बाद इसके साथ जोड़ा गया था। टॉपिक 4.3 द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के लिए जो यूनिफिकेशन है उसे स्ट्रेंज केस बोला जाता है, क्योंकि ब्रिटेन के यूनिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो कोई अचानक से शुरू नहीं हुई, बल्कि बहुत लंबी प्रोसेस के थ्रू ये काम हुआ है। जबकि जर्मनी और इटली दोनों के यूनिफिकेशन में आर्मी ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, लेकिन यहाँ पे हमें आर्मी के बेसिस पे ये नहीं हुआ है, ओके। ये भी इसके पीछे रीजन है कि जिसे इसको स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन बोला जाता है। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और यूके यूनाइटेड किंगडम, इन दोनों में, इन तीनों के बीच में जो अंतर है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं। देखिए, ये एक आइसलैंड है। यहाँ इस आइसलैंड के अंदर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक आयरलैंड है। और ये जो सबसे पहले वो चीज जो एक्सप्लेन करना है मुझे कि इंग्लैंड और वेल्स, जब ये दोनों स्टेट आपस में कंबाइन होते हैं तब ये पार्ट जो है, ये टोटल जो एरिया है वो ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। जब इसे थर्ड पार्ट स्कॉटलैंड भी इसके साथ इंक्लूड हो जाता है तब इसे ग्रेट ब्रिटेन के नाम से बोला जाता है। और जब यहाँ नॉर्दर्न आयरलैंड भी इसके साथ मिल जाता है, इट मीन्स वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये 4 जो है पार्ट्स आपस में मिलते हैं तो ये यूके जो है कहलाता है, ओके। अब रिपब्लिक आयरलैंड जो है वो इसका हिस्सा नहीं है। अब इस इंग्लैंड के अंदर जो लोग रहते थे, इंग्लिश लोग यहाँ पे रहते थे। स्कॉट में रहने वाले स्कॉट्स थे, वेल्स में रहने वाले वेल्स थे, और आयरलैंड के अंदर रहने वाले इरिश जो लोग थे। तो यहाँ पे ये पूरा जो एरिया है, पूरे जो छोटे छोटे यहाँ पे जो पार्ट्स हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट जो है एथनिक ग्रुप रहते थे। लैंग्वेज वाइज भी वो सेम नहीं थे, उनका खुद का अपना कल्चर, खुद का अपना पॉलिटिकल ट्रेडिशन था। लेकिन यहाँ इस प्रोसेस में जो फ्रीडम के साथ ये जब रह रहे थे तो इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड सबसे ज्यादा पावरफुल था, और पावरफुल होने के पीछे रीजन था इंडस्ट्रियलाइजेशन। सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है और धीरे धीरे करके इंग्लैंड पावरफुल हो जाता है, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जाती है, वेल्दी हो जाता है वो। और उसका रिजल्ट ये था कि वो अपना जो है पावर जो है अब वो बढ़ाना चाहता है। सबसे पहले वहाँ जो मोनार्की सिस्टम है
वहाँ पे इंग्लैंड में रहने वाले जितने भी इंग्लिश मैन हैं वो पावरफुल तो है ही, साथ ही उन्होंने वहाँ के मोनार्की सिस्टम को भी जो है अपने कंट्रोल में कर लिया है। अब वो बाउंड्री इंक्रीज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने वेल्स को अपने साथ मिलाया। वेल्स को जब अपने साथ मिलाया तो ये ब्रिटेन में कन्वर्ट हुआ। अब स्कॉटलैंड के साथ अब जो बढ़ा हुआ जो एरिया है, अब स्कॉटलैंड को वो चाहते थे कि अपने साथ मिला लें। तो यहाँ स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में एक एक्ट जो है वो साइन होता है, जो 1707 में साइन हुआ, जिसे द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग क्या, स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में मिला लिया गया। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कैथोलिक जो रिलीजन है उसको एक्सेप्ट करने वाले लोग रहते थे। यहाँ पे अपने कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये दोनों ब्रांचेस जो हैं वो क्रिश्चियन रिलीजन की है। यहाँ पे जो कैथोलिक जो है वो ओल्ड है, कंजर्वेटिव लोगों का जो है सोच, वो कैथोलिक रिलीजन के साथ वो लोग जाते हैं। तो यहाँ स्कॉटलैंड के अंदर रहने वाले जितने भी लोग थे वो कैथोलिक के फॉलोवर्स थे, लेकिन इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट के थे। तो यहाँ पे इंग्लैंड जो है वो पूरी तरह से स्कॉटलैंड को अपने कंट्रोल में कर चुका है। वो वहाँ की जो यूनिफॉर्म है, जो ड्रेस कोड है स्कॉटलैंड का, उनको वो पहनने से मना करता है। साथ ही जो लैंग्वेज, गैलिक लैंग्वेज जो वहाँ पे बोलता है, उसको वो मना कर देते हैं कि वो वहाँ पे ये लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। उनको जबरदस्ती घर से निकाला जाता है, या तो वो उनके रूल या रेगुलेशन को जो है एक्सेप्ट कर ले, अदरवाइज वो उस एरिया को छोड़ के चला जाए। तो यहाँ पूरी तरह से स्कॉटलैंड को वो जो एक फ्रीडम है वो उनकी खत्म हो जाती है और स्कॉटलैंड इंग्लैंड में मिल जाता है। तो ग्रेट ब्रिटेन बन गया, और यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का मतलब भी यही है। अब थर्ड जो है वो आयरलैंड में आता है। इसके साथ भी ऐसे ही होता है कि ये नॉर्दर्न आयरलैंड जो है उसमें भी जो इंग्लिश, इस एरिया के अंदर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स दोनों रहते हैं, और प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प कर रहा है इंग्लैंड, इंग्लिश पीपल उनको हेल्प कर रहे हैं। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि इस एरिया के अंदर जो प्रोटेस्टेंट है वो पावरफुल हो गए और कैथोलिक के ऊपर कंट्रोल करने लगे। अब कैथोलिक थे वो चाह रहे हैं कि हम इनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, उन्होंने रिवोल्ट किया और उस रिवोल्ट को दबा दिया गया। यहाँ पे रिवोल्ट जो कि वॉल्फटॉन जो था पर्सन और उसके आयरलैंड के जितने भी पर्सन थे उनके द्वारा किया गया रिवोल्ट को दबा दिया गया, और फाइनली इससे भी जो है इंग्लैंड में मिला लिया गया। अब ये यहाँ पर यूके जो कन्वर्ट होता है। अब क्या है कि वो ये चाहते हैं कि हम जिसे अपने कंट्रोल में बनाएं, वहां पर एक जैसे जो सिस्टम जो है, रूल रेगुलेशन एक जैसे चले। इट मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज वो बोले, ड्रेस कोड जो इंग्लिशमैन का है वही ड्रेस कोड यूज किया जाए, ब्रिटिश फ्लैग यूज किया जाए, नेशनल एंथम गॉड सेव अवर नोबल किंग जो उनका नेशनल एंथम है वो वहां पर सब जगह पे हो, इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाए। तो ये सिंबल्स जो ब्रिटेन के हैं वहाँ सब जगह अप्लाई किए गए।